कोरोना वायरस लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं हो, इसके लिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूल्स की, पेरेंट्स ने बहुत सारे एलिगेशन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लगाए हैं। उन सभी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू के रिनाउंड एजुकेशनिस्ट और साथ ही में मॉडल अकेडमी स्कूल के मालिक आदित्य गुप्ता जी। तो आदित्य जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर बहुत से किस्म के एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो इस समय में भी फीस डिमांड कर रहे हैं पेरेंट्स से, हालांकि क्लासेस नहीं हो रही और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए या होम असाइनमेंट्स के लिए पैसे चार्ज नहीं कर सकते। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स पे एलिगेशंस लग रही हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मेन उसका कारण ये है कि देखिए, एक बड़ा फेमस मैसेज जो है वो हर तरफ सोशल मीडिया पे जा रहा है कि स्कूल बिल्डिंग्स आर क्लोज्ड बट स्कूल्स आर नॉट क्लोज्ड। सो ना चाहते हुए भी आवर टीचर्स आर वर्किंग इवन मोर हार्ड। In fact, they are working more hours than they used to during the conventional school time. शाम को 6-7 बजे तक भी वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, होम असाइनमेंट्स दे रहे हैं, वीडियोस तैयार कर रहे हैं। इनफैक्ट कई वो स्किल्स जो टीचर्स ने अपने रेगुलर स्कूल के दौरान नहीं सीखी थी, वो इस पेंडेमिक के दौरान सीखी हैं, सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से कि बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं उनका टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके, उनको किसी तरह एंगेज किया जा सके और जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुके ना। इसमें हमें पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा योगदान मिला है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट देयर चिल्ड्रन शुड लर्न समथिंग न्यू। जहाँ तक बात है कि एलिगेशन की, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्कूल होगा जम्मू में जो इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस ना ले रहा होगा। और देखिए, जहाँ तक फ़ीस का सवाल है वो तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन ने अपने 30 मार्च के ऑर्डर में बहुत क्लियर किया कि स्कूल्स कैन चार्ज द फीस। उस ऑर्डर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कोई स्कूल जो है वो फ़ी चार्ज नहीं करेगा। उस ऑर्डर में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी कि पेरेंट्स को आप फोर्स ना करिए फ़ीस देने के लिए, क्योंकि ये बुरा समय है, सब पे है, स्कूल्स पे भी उतना ही इफ़ेक्ट कर रहा है जितना पेरेंट्स पे कर रहा है। और कोई भी स्कूल जो है वो लेट फ़ीस नहीं लेगा, पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि स्कूल जो है वो फ़ीस नहीं लेगा। और इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल तक कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट को फ़ी के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा, जो कि नहीं किया गया है। इनफैक्ट हम तो वेट कर रहे हैं नए ऑर्डर का कि हमें क्लैरिटी मिले कि आपने 30 अप्रैल तक कहा था, पर अब समय जो है वो ऑलमोस्ट 1 वीक ऑफ मई जो है वो निकल गया है, तो अब आगे की क्या डायरेक्शन है। इनफैक्ट वी आर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स टू कम। सो ये कहना कि स्कूल नहीं चल रहे तो फीस नहीं। इनफैक्ट कल सोशल मीडिया पे कहीं मैंने देखा था, कोई पेरेंट एक बैनर लेके खड़ा था, नो स्कूल नो फीस। तो ऐसे कई और लोग भी बैनर बना सकते हैं कि नो स्कूल नो सैलरी, राइट, नो सैलरी स्कूल शट डाउन। तो हमें गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई सबके लिए सैलरीज दीजिए, तो सब स्कूल जो हैं वो अपने टीचर्स को सैलरीज दे रहे हैं, पर ये भी सोचने की बात है, ठीक है, अपने रिसोर्सेज से भी दे रहे हैं, जो भी जैसे भी जिसके पास रिसोर्सेज हैं। कोई छोटा स्कूल है, कोई बड़ा स्कूल है, कहीं पर 25 टीचर्स हैं, कहीं पर 200 टीचर्स हैं, पर अगर स्कूल सबको सैलरीज देते जाएंगे और उनके पास फीस नहीं आएगी तो ये सिलसिला सिर्फ कुछ देर तक ही चल सकता है। जब जो जिसके पास अपने कॉर्पस या अपना बैलेंस फंड रन आउट हो जाएगा, वो फिर एक स्टेज आएगी जब वो बोलेगा कि मैं अब टीचर्स को नहीं पे कर सकता और मेरी फीस भी नहीं आ रही। सो इट इज़ अ वेरी विशियस सर्कल। बात है सैलरीज का, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना कंपोनेंट होता है इन टीचर्स की या उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ एक स्कूल में एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी सैलरीज का कितना कंपोनेंट होता है एक प्राइवेट स्कूल में? तो देखिए, प्राइवेट स्कूल में सिर्फ एक सैलरी कंपोनेंट ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्कूल को पे करना पड़ता है उनको स्टूडेंट्स को देने के लिए। जो सैलरी का कंपोनेंट है, मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव फिगर भी लेंगे तो किसी स्कूल में भी 60% ऑफ द इनकम जो है वो सैलरी में चली जाती है। तो अगर
एवरेज अगर आप लेते हैं तो जो बाकी 40% बचता है वो स्कूल जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स में यूज़ करता है। जैसे टेक्नोलॉजी क्लासेस चाहिए, आज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप चाहिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करना है, या हमें किसी तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है, एक्सपर्ट्स को हायर करना है उनको ट्रेन करने के लिए। सो एवरीथिंग कॉस्ट मनी, नोबडी इज़ गिविंग अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो एंड प्लस you know, there is a direction from the income tax department or from the department of Ministry of Corporate Affairs that any institution that is set up for educational purposes, 85% of the income has to be spent on institutional purposes, and every institute can save up to 15% as its corpus, which has to be used for development purposes in the institute only. So that means institutions have a right to save 15% of the money that they will spend on developmental activities. तो ये एलिगेशन लगाना कि भाई स्कूल वाले, मैं देखता हूँ रोज़ फेसबुक पे, उन पे तो कमेंट करने का भी दिल नहीं करता, बिकॉज हमें तो अंदरूनी चीज़ पता है। ये किसी के लिए बहुत आसान है कि उछालना उस चीज़ को और नेगेटिव पब्लिसिटी करना और लोगों को मिलाना। आप मुझे एक बात बताइए कि आज अगर प्राइवेट स्कूल्स 1 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं तो ये जो 50-60,000 स्टूडेंट्स जो अभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा, राइट? क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है? आप अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक ट्वीट किया था कि 3,000 प्राइवेट स्कूल्स ऑफ जम्मू आर डिलीवरिंग बेटर एजुकेशन देन 30,000 schools of the government. So the government also knows that it is only the private schools जिन्होंने सारा एजुकेशन का दारोमदार हमारी स्टेट में संभाल के रखा है। यहीं पर आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस समय क्योंकि 2G इंटरनेट है, कितना मुश्किल है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जितनी भी टीचर्स हैं उनके लिए जूम क्लासेस लेना, स्काइप पे क्लासेस लेना, व्हाट्सएप पे होम असाइनमेंट्स देना या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स प्रिपेयर करके वो वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुँचाना, कितनी डिफिकल्टी आ रही है? डिफ़िकल्टी का तो आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि क्या आ रही है, पर हमने तो बहुत बार अपील भी की है, पर इट इज़ फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स एंड द केस इज़ नाउ इन द सुप्रीम कोर्ट, द जजमेंट हैज़ बीन रिजर्व्ड, so we are waiting for the outcome. But the issue is that on 2G also we have, suppose we use a platform called Google Classroom, we use a platform called Zoom. So 2G पे क्या होता है कि we are only able to connect via audio, we can't use video. So what does the teacher do is that the teacher records the lessons, the students join through audio, and then the teacher is able to record that lesson और फिर उसकी वीडियो या उसके भी उसको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो स्टूडेंट्स को हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और 2G पे उस व्हाट्सएप को मैसेज को भी कई बार PDF फाइल्स को भी डाउनलोड होने में आधा घंटा लग जाता है। पर everybody is trying to overcome the situation, limitation है, इसको कुछ कर नहीं सकते। So that is why classes, why they are going on till evening, because when you send an assignment to a student, it takes time for them to download. When they complete the assignment, it takes for them to again upload that, and when the teacher again has to download it, so the uploading and downloading process is such time consuming. That is why classes are going on till evening, and 2G is a big hindrance in the whole process. In fact, मैंने भी एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप जो IT एनेबल्ड सर्विसेज हैं, जैसे जियो है या एयरटेल है, जो इस टाइम फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड पूरी जम्मू सिटी में लगा रहे हैं, उनको एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड करिए, ताकि जहां पर 2G और 4G फैसिलिटी नहीं है उन घरों में वो जाके वो कनेक्शन लगा सके, ताकि हमारी जो क्लासेज हैं वो तो आराम से चलें। अब ये प्रॉब्लम जो है ये बाकी इंडिया में नहीं है। दिल्ली के स्कूल्स, पंजाब के स्कूल्स, हिमाचल के स्कूल्स, वहाँ 4G है, तो वहाँ वीडियो भी चल रहा है, बच्चे इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हो रहे हैं। ये पर मैं अपने व्हाट्सएप की भी बात की, उस पर भी मैं जानना चाहूँगी कि एक इंसिडेंट सामने आया, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ, जहाँ पर ये देखने को मिला कि एक प्राइवेट स्कूल है जिसने फीस ना मिलने के कारण बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि अभी तक भी उन्हें वापस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं इस समय, जिस समय लॉकडाउन है, कई सारे लोगों का काम बंद है, कई सारे लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया है। ऐसे में कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इनिशियली इस समय फीस पे नहीं कर सकते हैं, बाद में शायद उनकी कैपेबिलिटी हो जाए। तो क्या आपको लगता है ये सही है कि उनके बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए, ताकि वो जो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हालांकि बहुत मुश्किल से चल रही हैं, वो उसका लाभ ना उठा पाए? देखिए, देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। वन इज़ कि जब ये पब्लिश हुई स्टोरी, सो वी हैड गुड इंटरेक्शन विद द स्कूल कंसर्न, बिकॉज वी आर एन एसोसिएशन ऑफ CBSE स्कूल्स एंड वी लिसन टू एवरीबडी, बिकॉज देखिए स्कूलों का काम है प्रॉब्लम को हल करना। सो हमें ये पता लगा कि कई ऐसे, इनफैक्ट ये जब बात सामने आई तो ये देखा गया कि जम्मू के जो स्कूल हैं
देखिए कोई 14 या 15 मार्च को बंद हो गए थे। जनरली क्या होता है कि जो फीस स्कूल की आती है वो आती है साल के एंड में। मार्च में ना कोई पेरेंट टीचर मीट हुई, ना रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, सब बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और ये डायरेक्शन दी गई कि सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस करो, चाहे वो उसने फ़ीस दी है या नहीं दी है। कई बार ट्राइंग सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर हमारे पास अभी सपोज़ मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ, मेरे पास 300 पेरेंट हैं जिन्होंने मार्च की फ़ीस नहीं दी है और उन्होंने वो फ़ीस देनी थी जब पेरेंट टीचर मीट होती है, अपना रिजल्ट लेने आते हैं, जब वो प्रमोट होते हैं तो उस टाइम फ़ीस देते हैं। तो मार्च की फ़ीस भी पेंडिंग हो गई, अप्रैल की भी पूरी फ़ीस पेंडिंग हो गई। नाउ इफ़ समबडी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, दे मस्ट हैव कन्वेड टू द पेरेंट कि भाई कम से कम अप्रैल की फ़ीस नहीं देनी तो मार्च की पुरानी तो क्लियर कर दो। एंड वी केम टू नो कि वो मार्च की भी फ़ीस नहीं थी, वो ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स की फ़ीस थी जो पेंडिंग थी। And parent was, so the school at its own discretion took that decision that yes, please pay the fee and then only I'll be able to continue. So the school has all the right. In fact, if you see all judgments that have been comes with respect to fee collection and everything, it is the right of the school to ask fee from the parents. आप मुझे ये बात बताइए कि जब एक पेरेंट किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाता है या कोई सर्विसेज अवेल करता है तो वो हर चीज़ को देख भाल के उसकी पॉकेट के हिसाब से अगर वो चीज़ सूट करती है तो उस सर्विस को वो लेता है, राइट। अगर मेरे स्कूल में भी कोई बच्चा आ रहा है, मैं किसी को ज़बरदस्ती ना एडमिट कर सकता हूँ, ना किसी को ज़बरदस्ती रिटेन कर सकता हूँ। एनीबडी हु वांट्स टू लीव एंड गो टू अनदर इंस्टीट्यूशन, दे आर फ्री टू डू दैट. Now when the choice of the school is of parents, when they come to know that the fee structure is this and they are able to pay that, then only they come and join the school. If it doesn't suit them, वो किसी और स्कूल में जाएंगे. तो जब वो हर चीज़ उनकी मर्जी से हो रही है, तो फिर जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है और स्कूल इज़ फोर्स टू टेक अ स्टेप, तो इसको फिर एक ऐसे रूप में पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई स्कूल की गलती है और स्कूल ही ऐसा चीज़ कर रहा है. मतलब आज आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, मेरे स्कूल में नहीं है, आप 200 स्कूल है जम्मू में जो प्राइवेट लेवल पे चल रहा है, आप वहाँ चले जाइए, आप पता करिए जाके कि कितनी फ़ीस पेंडिंग है और वो कैसे सैलरीज जो हैं वो मीट कर रहे हैं टीचर्स की. सो प्रॉब्लम हो सकती है. आई एम श्योर पेरेंट्स के साथ कुछ कहा सुनी होगी जिस पे पेरेंट को गुस्सा आया, उसने फिर मीडिया को बुला लिया. अगर यही सपोज ऐसा होता, सपोज 2 महीने बाद की बात करें, अब 30 तक सब इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दी थी जी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई सबको, ठीक है, फिर उसके बाद 3 महीने फीस नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे? फिर स्कूल कब तक अपनी तरफ से सैलरीज देते रहेंगे और क्या करते रहेंगे? अब कितने आप दिल्ली के स्कूल्स देखिए, रोज़ खबर आ रही है कि वो अब अपने टीचर्स को 50% सैलरी पे कर रहे हैं. यहीं पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर है उनके प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई. उनका ये कहना था कि प्राइवेट स्कूल्स भी, जो एटलीस्ट छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वेज कंपोनेंट जो है, सैलरी कंपोनेंट जो है, उसे सरकार रीइंबर्स कर दे ताकि प्राइवेट स्कूल्स का भी जो है प्रेशर कम हो जाए. क्या आप भी इस बात को एंडोर्स करते हैं? क्या आप भी कहते हैं कि अगर सैलरी कंपोनेंट सरकार 50% भी अगर पे करती है तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ जो है प्राइवेट स्कूल्स को मिलेगा? डेफिनेटली. मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आप एजुकेशन को भी एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करिए. जब सब तरफ एक स्टिमुलस की बात हो रही है, मीडियम जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए बात हो रही है, तो स्कूल भी उस कैटेगरी में आते हैं. व्हाई नॉट? इफ़ इट हेल्प्स यू सपोर्ट द इकोनॉमी टुडे, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल राइट टू गिव अ स्टिमुलस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. प्लीज़ हमारी सैलरीज 50% भी बियर करिए. मैं गारंटी करता हूँ कि सारे स्कूल बिल्कुल खुले दिल से आगे आके बोलेंगे कि बाकी सब हम चीज़ बियर करेंगे, हमें नहीं चाहिए 2 महीने और भी फीस. पर ऐसा अगर हो तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. बट वी आर रेडी टू सपोर्ट. वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट कि हमें ये नहीं, किसी और चीज़ में सपोर्ट कर दो, हमें कोई डेवलपमेंट के लिए हमें ग्रांट प्रोवाइड की जाए. कि अगर ठीक है आप कहते हो कि सिर्फ फीस लेनी है, तो फीस से तो देखिए अब सिर्फ टीचर्स की सैलरी ही कंपोनेंट मीट हो सकता है. पर स्कूल में अगर डेवलपमेंट करनी है, 1-1.5 लाख की एक इलेक्ट्रॉनिक क्लास आपकी लगती है, टेक्नोलॉजी क्लासरूम. तो अगर आपके स्कूल में 18-20 क्लासेज हैं और आपको सब में करानी है, तो 25-30 लाख तो आपके सिर्फ एक बारी में क्लासेज सेटअप करने में चल जाएंगे. एंड देन यू हैव रिकरेंट फीस, AMCs हैं, उनको चलाने के लाइसेंसेज हैं. सो लॉट ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर. तो हमारे डेवलपमेंट का ख्याल करे गवर्नमेंट, हम फीस जो है वो टीचर्स को पूरी सैलरी देते हैं और फीस से काम चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आखिर मैं बुक्स की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि बुक्स को लेकर भी ये सवाल उठाए गए हैं कि सम प्राइवेट स्कूल्स आर गिविंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस कि आप इस दुकान से जाकर ये बुक खरीदें, और वो बुक का सेट मिल रहा है पूरा, विच इज़ मच एक्सपेंसिव देन द NCERT बुक्स विच आर प्रिस्क्राइब. तो उसके ऊपर व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो मैं सिर्फ पहले एक चीज़ सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आप CBSE के बाय लॉज देखिए जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स पे लागू होते हैं.
वहाँ लिखा है कि इट इज़ सजेस्टेड दैट द स्कूल में यूज़ NCERT बुक्स बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, right? It is mandatory to use NCERT books from classes 9th to 12th because they have a board examination and their content comes from those books. For classes 1 to 8th, the school is free to prescribe books which are based on NCERT pattern, right? Based on NCERT pattern बशर्ते कि जो आप किताबें लगाएं उनका कंटेंट NCERT से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी रेस, कास्ट, जेंडर, रिलीजन को हर्ट करता हो। बस यही 2 क्राइटेरिया है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इनफैक्ट 2 केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है क्लेम कि ज़बरदस्ती NCERT किताबें जो हैं वो स्कूलों में नहीं लगाई जा सकती। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि जब हम NCERT की किताबों को कंपेयर करते हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से, मैं मानता हूँ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें जो हैं वो महंगी हैं। उनकी क्वालिटी आप देखिए, उनका कंटेंट देखिए, उनकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो देखिए, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या उसमें जो चैप्टर के पीछे एक्टिविटीज़ दी गई हैं आप उनको देखिए, उनकी अंग्रेज़ी की क्वालिटी को देखिए। तो हर चीज़ में वो किताबें जो हैं वो NCERT की किताबों से बेटर हैं। फिर हर स्कूल का अपना एक एकेडमिक प्रोग्राम है जिसके अंदर वो कहता है कि भाई मेरा बच्चा सपोज तीसरी क्लास का है, उसको ये स्किल्स जो हैं एट द एंड ऑफ द ईयर आनी चाहिए। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर की किताब से पूरी होती है तो व्हाई नॉट, राइट? और दूसरा ये है कि हर पब्लिशर की जो किताब है वो हर दुकान पे नहीं मिलती। सो जैसे फॉर एग्जांपल XYZ दुकान है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा सपोज मैकमिलन का या पियर्सन का। एक ABC दुकान है जो होगा किसी और पब्लिशर का। तो किसी एक आप ये नहीं कह सकते पेरेंट को कि आप किसी भी दुकान से कोई भी किताब खरीद लो। अगर उस पब्लिशर का टाई अप उस शॉप से है तो आपको उसी शॉप से जाके लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स एज टू व्हाई schools have to tie up with a bookseller that okay these books will be available to you। बट जहाँ NCERT की बात आती है, आप बताइए किसी भी स्कूल ने किसी पेरेंट को कहा है कि तुम NCERT की किताब इसी दुकान से जाके लो? नो, क्योंकि वो हर दुकान पे मिलती है। जो भी NCERT का रजिस्टर्ड सप्लायर होगा वही NCERT की किताबें बेचेगा। तो उसके अंदर पेरेंट के पास खुली छूट है। कोई भी 9वीं से 12वीं तक का बच्चा नहीं कह सकता कि उसको स्कूल बोल रहा है कि भाई तुम इसी दुकान से जाके लो। पर जब प्राइवेट पब्लिशर की बात आती है तो ज़रूर ये कहना पड़ता है बिकॉज दोज बुक्स आर नॉट अवेलेबल विद एवरीबडी। But don't you believe these are extraordinary circumstances? इसमें अगर प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स जनरली कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है तो हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकें, स्पेशली अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। तो इस समय में अभी भी पेरेंट्स को बोलना कि आप वहीं से किताबें, वही वाली किताबें लिखें, ये किसी हद तक सही नहीं है। देखिए, आपकी बात भी जायज़ है, मैं उसको कभी नकारूंगा नहीं। पर जो बुक्स का डिसीजन होता है ना, वो इन द मंथ ऑफ दिसंबर होता है, राइट? दिसंबर में किसी को ख्वाबों ख्यालों में नहीं पता था कि हम ऐसे लॉकडाउन में जाएंगे और ये सिचुएशन आएगी। तो जब दिसंबर में बुक्स फाइनल होती हैं, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए जाते हैं। उन पब्लिशर्स ने भी वो किताबें प्रिंट करके अपने सप्लायर्स को भेज दी होती हैं। आज अगर हम डिसीजन लेंगे तो वो सप्लायर्स जो हैं जिनको ऑर्डर्स दिए गए हैं वो अगर कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारा हर्जाना पूरा करो, तो कोर्ट तो 1 मिनट में उनके हक में फैसला दे देगा, बोलेगा भाई दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द सप्लायर। सो ये आपने किताबें कही थी तो ये क्यों सप्लाई नहीं आप कर पाए, तो आप इनको हर्जाना भरिए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज वो डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता। पर फ्यूचर में इस चीज़ को सोचा जा सकता है। पर मैं फिर भी बोलूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। कहीं भी मैंने तो ऐसा ऑर्डर नहीं देखा जो कहता है कि आपने सिर्फ NCERT की किताबें लगानी हैं। आप CBSE के बायलॉज है 4.2.7 इज़ द आर्टिकल, जहाँ पर वहाँ क्लियरली मैंशनड है कि NCERT बुक्स इट्स सजेस्टेड दैट यू यूज़। मैनी स्कूल्स डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल्स डू दैट, बट समहाउ द प्राइवेट स्कूल्स इन सम क्लासेस, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी की अगर NCERT की किताब अच्छी है तो कई स्कूलों ने हिंदी की NCERT की किताब लगाई है 3rd, 4th, 5th में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट बुक सूट्स योर पर्पज, व्हाट बुक सूट्स योर ऑब्जेक्टिव। एंड आई एम श्योर सी पेरेंट्स इतने सालों से उनको आदत है, राइट? जो आज सपोज 10वीं में बच्चा पढ़ रहा है, वो 10 साल से मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, हर साल उसको पता है भाई NCERT की किताबें होती हैं तो नहीं होती, जहाँ पर जिन क्लासेस में लगती हैं वहाँ यूज़ होती हैं, जहाँ प्राइवेट पब्लिशर्स की है वहाँ प्राइवेट। तो हम
एक इंटेंशनल ये भी होता है कि हम वो किताबें चूज़ करें जिसके ऊपर पेरेंट को ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े और एक रीज़नेबल लिमिट में वो किताबें आ जाए। और इनफैक्ट मैं आपको आपके मीडियम से ये बताना चाहूँगा कि हर स्कूल में पेरेंट्स के साथ एक कंसेशंस, स्कॉलरशिप्स हर स्कूल में देते हैं। जहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं 25% लेस है या 18% लेस है। अगर आपके टीचर्स के बच्चे हैं या अलुमनाई के बच्चे हैं तो 50% ऑफ इन फीस उनको लिए स्पेशल किया जाता है। इनफैक्ट 20% ऑफ द एडमिशंस दैट वी टेक इन अ ईयर आर अंडर फ्री शिप कैटेगरी। दे डोंट इवन पे एनी ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस टू द स्टूडेंट्स। तो इनफैक्ट हर स्कूल में मैं आपको लिस्ट निकाल के दिखा सकता हूँ कि कितने ही कम से कम एवरेज हर स्कूल जो है 20-25 लाख का तो कंसेशन हर साल पेरेंट्स को देता है। और पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल से जाके बात करिए ना। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने पेरेंट्स, वो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके ही सिर पे हमारा स्कूल चलता है। तो कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनेगा, उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेगा या उनकी किसी भी प्रॉब्लम को, मतलब हम तो अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। हमारे स्कूल में कोई पेरेंट आता है, कोई कहता है ये प्रॉब्लम है, ये पता, चलिए जी ये कंसेशन कर लो, ये आप आराम से फीस देते रहना। हम तो क्वार्टरली फीस भी नहीं चार्ज करते, मंथली फीस है। हम इनफैक्ट हमारे एनुअल चार्जेस भी ऑन मंथली दे सकते हो, 4 पार्ट्स में दे सकते हो, 2 पार्ट्स में दे सकते हो, जिस तरह पेरेंट्स को कन्वीनियंट है। सो स्कूल्स आर डूइंग एट देयर एंड ऑल पॉसिबल एंड एक्सटेंडिंग ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज टू पेरेंट्स इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, कि किसी तरह से उनका टाइम भी निकल जाए और हमारा टाइम भी निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि प्राइवेट स्कूल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका भी ये कहना है कि 2G इंटरनेट के कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, लेकिन अभी भी जो टीचर्स हैं, जो बाकी स्टाफ है स्कूल्स का, स्कूल बंद होने के बावजूद भी वो ओवर टाइम तक काम कर रहे हैं। इसीलिए उनकी सैलरीज देना भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके चलते इस वक्त सरकार को कोई डिसीजन लेना होगा कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स को भी सपोर्ट दी जा सके, उनकी भी मदद की जा सके। और साथ ही में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक नया ऑर्डर निकालने की ज़रूरत है कि जो पिछले ऑर्डर्स थे वो 31 अप्रैल तक के लिए थे, अब फीस का आखिर करना क्या है। तो फिलहाल इस बातचीत से मुझे दीजिए इजाज़त। फिर कोई बात करने के लिए, कोई खबर करने के लिए इसी तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।